नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में आज लेंगे शपथ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर होंगे शामिल। गाजा संघर्ष विराम समझौते के पहले दिन इजराइल ने 90 फिलिस्तीनी कैदियों को किया रिहा हुए 3 इजरायली बंधकों की परिजनों से हुई भावुक मुलाकात। दावोस में आज से शुरू होगी विश्व आर्थिक मंच की बैठक। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। भारत की पुरुष और महिला टीम ने खो-खो विश्व कप का जीता खिताब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत को बताया ऐतिहासिक। दिल्ली चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन। भाजपा और आम आदमी पार्टी समेत सभी दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। तो आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। तापमान 0 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे रहने और खराब मौसम के कारण शपथ ग्रहण बंद स्थान पर यूएस कैपिटल के रोटुंडा में आयोजित होगा। शपथ ग्रहण पूर्वी भारतीय समयानुसार रात्रि 10:30 बजे शुरू होगा। समारोह में राष्ट्रपति जो बाइडेन और हिलेरी क्लिंटन, पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और लॉरा बुश और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी शामिल होंगे। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। व्हाइट हाउस में प्रवेश करने के तुरंत बाद वो 100 से अधिक कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। कार्यकारी आदेशों का मुख्य उद्देश्य चुनावी वादों को पूरा करना है। कार्यकारी आदेशों में दक्षिणी सीमा को सील करना, सामूहिक निर्वासन, महिलाओं के खेल से ट्रांसजेंडर लोगों को रोकना, ऊर्जा अन्वेषण पर प्रतिबंध हटाना और सरकारी दक्षता में सुधार करना शामिल है। और अब अगली खबर आपको बता दें कि गाजा संघर्ष विराम समझौते के पहले दिन हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया और इजराइल ने 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। इजराइल की ओफर जेल से सभी को छोड़ा गया। बस में सवार कैदियों में महिलाएं और बच्चे शामिल थे। सुरक्षा कारणों से इजराइल ने इन्हें गिरफ्तार किया था। इन कैदियों पर पत्थरबाजी और हत्या की कोशिश के आरोप हैं। इससे पहले हमास ने इजराइल की 3 महिला बंधकों को 471 दिन बाद रिहा किया था। पहले चरण में 33 बंधकों को रिहा किया जाएगा। राहत ट्रकों के जरिए गाजा में जरूरी सहायता भी पहुंचाई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि मई में उनके द्वारा निर्देशित युद्ध विराम समझौते से गाजा में युद्ध थमा है। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में युद्ध व्यापक रूप से फैलने की आशंका निर्मूल सिद्ध करते हुए ये युद्ध विराम हुआ है। अब इस समझौते को लागू कराने में सहायक भूमिका निभाने की जिम्मेदारी अगले अमेरिकी प्रशासन की है। बाइडेन ने कहा कि सफलता के लिए इस क्षेत्र में हमारे मित्रों को दृढ़ता और निरंतर सहयोग और प्रतिरोधक समर्थित कूटनीति में विश्वास रखने की आवश्यकता होगी। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक आज से शुरू हो रही है। 24 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस क्लस्टर्स में आयोजित होने जा रही इस बैठक में भारत की उल्लेखनीय प्रगति पर फोकस रहने की संभावना है। इस सम्मेलन में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसमें केंद्र सरकार और राज्यों के प्रमुख मंत्री शामिल होंगे। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे। इसके अलावा CR पाटिल, के राम मोहन नायडू, चिराग पासवान,
चौहान और जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। वहीं प्रतिनिधिमंडल में 6 भारतीय राज्यों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी स्विट्जरलैंड जाएंगे। वहीं इस बैठक में 65 से अधिक भारतीय व्यापार प्रतिनिधि भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दुनिया भारत की आर्थिक प्रगति के बारे में जानने के लिए बेहद उत्सुक है, जिस पर इस सम्मेलन में विस्तार से चर्चा होगी। इस वर्ष WEF 2025 की थीम बुद्धिमान युग के लिए सहयोग रखी गई है। और बात करें खेल की, तो भारत की पुरुष और महिला टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार आयोजित हुए खो-खो विश्व कप के खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया है। भारतीय पुरुष टीम ने खेल में गति, रणनीति और कौशल के शानदार प्रदर्शन करते हुए नेपाल के खिलाफ 54-36 के अंतर से शानदार जीत दर्ज की। इस मैच में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भारत के मेहुल को चुना गया, तो वहीं सुयश गारगेट को सर्वश्रेष्ठ अटैकर के पुरस्कार से नवाजा गया। मैच के सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर नेपाल के रोहित वर्मा रहे। वहीं भारतीय महिला खो-खो टीम ने खो-खो विश्व कप 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। ब्लू जर्सी में खेल रही भारतीय महिलाओं ने शानदार फाइनल मुकाबले में नेपाल पर अपना दबदबा बनाया और 78-40 के एक तरफा स्कोर के साथ अपनी जीत पक्की कर ली। मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने वाली नेपाल टीम की मनमती धारी सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर उनको चुना गया। वहीं भारत की अंशु कुमारी सर्वश्रेष्ठ अटैकर के पुरस्कार से नवाजी गईं। मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भारत की चैथरा बी रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला और पुरुष टीम को खो-खो विश्व कप जीतने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर भारतीय महिला टीम को बधाई देते हुए लिखा कि भारतीय महिला टीम को पहला खो-खो वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई। ये ऐतिहासिक जीत उनके अद्वितीय कौशल, दृढ़ संकल्प और टीम वर्क का परिणाम है। इस जीत ने भारत के सबसे पुराने पारंपरिक खेलों में से एक खो-खो को और अधिक सुर्खियों में ला दिया है और इससे देश भर के युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। आशा है कि ये उपलब्धि आने वाले समय में और अधिक युवाओं के लिए इस खेल को अपनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय पुरुष टीम को बधाई देते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज भारतीय खो-खो के लिए एक महान दिन है। खो-खो विश्व कप का खिताब जीतने पर भारतीय पुरुष खो-खो टीम पर अविश्वसनीय रूप से गर्व है। उनका धैर्य और समर्पण सराहनीय है। ये जीत युवाओं के बीच खो-खो को और अधिक लोकप्रिय बनाने में योगदान देगी। और अब बात दिल्ली चुनाव की। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन है। 70 सीटों की विधानसभा के लिए 719 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सबसे अधिक 23 उम्मीदवार नई दिल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से हैं, जबकि सबसे कम 5 उम्मीदवार पटेल नगर और कस्तूरबा नगर सीटों से हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार 1522 नामांकन पत्रों में से 477 रद्द कर दिए गए हैं। चुनाव के लिए सभी 70 सीटों पर प्रचार जोरों पर है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज मैदान में जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी को जीत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए चुनावी रणनीतियों पर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। वहीं इंडी गठबंधन के दबाव के बावजूद कांग्रेस की पूरी ताकत से चुनाव प्रचार करने की योजना है। इसके अलावा सत्ताधारी दल आप की तरफ से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने की 5 तारीख को मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी।
तो दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया और भगवंत मान जैसे नाम शामिल हैं। साथ साथ संजय सिंह, राघव चड्ढा, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन भी प्रचार करेंगे। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। और अब अगली खबर आपको बता दें कि कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को आज अदालत सजा सुनाएगी। सियालदह कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सजा का ऐलान करेगी। पिछले साल 9 अगस्त को अस्पताल के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार हॉल में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की वारदात हुई थी। घटना के अगले दिन मुख्य आरोपी सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मुख्य आरोपी संजय रॉय की फांसी की सजा की मांग की है। और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित है। इस सम्मेलन में एशिया प्रशांत देशों के सामाजिक संगठन, विशेषज्ञ, हितधारक और नीति निर्माता भाग लेंगे। लगभग 150 से अधिक प्रतिभागी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को औपचारिक सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के बारे में अपने विचार साझा करेंगे। डाक विभाग आज नई दिल्ली में भारतीय संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 3 दिन का समारोह आयोजित करेगा। ये समारोह राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय में आयोजित होगा। समारोह में हर उम्र के दर्शकों के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित होंगी। इनमें प्रदर्शनी, प्रश्नोत्तरी, डाक सफारी और पत्र लेखन प्रतिस्पर्धा शामिल हैं। संचार मंत्रालय ने कहा है कि आयोजन का उद्देश्य संविधान में निहित मूल्यों को रेखांकित करना और एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को मजबूत करना है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के दूरदराज के गांवों में लोगों ने प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम सुना था। जिले की मणिकर्ण घाटी के तहत आने वाली पंचायत जल्लू ग्राम में मन की बात सुनने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। लोगों का कहना था कि हर माह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं तो उन्हें कुछ नया और बेहतर जानने को मिलता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उनके भाषण से मुझे बहुत ही प्रेरणादायक बातें सुनने को मिली। जहां महिलाओं के स्टार्टअप की बात की और जहां कई जगह पे महिलाएं बहुत आगे पहुंच रही हैं और हमारी महिलाओं का नाम रोशन कर रही हैं, इससे हम सभी महिलाओं को प्रेरणा मिलती है। मुझे मोदी जी का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस कार्यक्रम से हम सभी महिलाओं को बहुत ही ऐसा शक्ति प्रदान होती है कि हम आगे आए। सनातन धर्म का आज वर्षगांठ एक हमारा मंदिर निर्माण का सैकड़ों साल के बाद हमें ये उपलब्धि प्राप्त हुई है और इसके लिए पूरे देशवासियों को मैं आज बधाई दे रहा हूँ कि आज हमारा 1 साल पूरा हो चुका है और जो आस्था का प्रतीक हमारा आज तक कई तंबू में पड़ा था, उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का करता हूँ। और मन की बात जो कार्यक्रम है हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायी बात है कि किस तरह जो मुझे लगा प्रधानमंत्री जी देश के कोने कोने में छोटी सी जगह में क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रही है, लोकल लेवल पे क्या डेवलपमेंट हो रही है, वो सारी चीज़ें हमारे सामने वो बताते हैं। तो ये एक बहुत ही प्रेरणा की बात है कि हमें भी पूरे देश के अंदर क्या क्या हो रहा है इस चीज़ से अपडेट होना चाहिए। और अब अगली खबर, बांग्लादेश में संत चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय में आज सुनवाई की संभावना है। चटगांव की एक सत्र अदालत ने 2 जनवरी को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। स्थानीय मीडिया के अनुसार उनके वकील ने जमानत की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया है। आपको बता दें कि इस्कॉन के पूर्व पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को 25 नवंबर को ढाका हवाई अड्डे से देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वो 26 नवंबर से बांग्लादेश की जेल में बंद है।
और अब बात महाकुंभ की। तो महाकुंभ का आज 8वां दिन है और भारी संख्या में श्रद्धालुओं का संगम में स्नान के लिए आना लगातार जारी है। रविवार को 54 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, जिनमें से 10 लाख कल्पवासी और बाकी 40 लाख तीर्थयात्री थे। वहीं अब तक महाकुंभ में 7 करोड़ 72 लाख श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। आने वाले दिनों में तीर्थयात्रियों की संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें 29 जनवरी को मौनी अमावस्या सहित 4 प्रमुख अमृत स्नान होंगे। सनातन धर्म और संस्कृति का महत्व क्या है? कैसे शाश्वत सनातन संस्कृति मोक्ष और मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है और जीवन में शांति और आनंद प्रदान करता है? महाकुंभ में उसी सनातन संस्कृति का विराट और भव्य रूप देखने को मिल रहा है। वेदों में मनुष्य के लिए कहा गया है अमृतस्य पुत्रः, अर्थात हम अमृत स्वरूप परमात्मा के पुत्र हैं। हम में से शायद ही कोई दुख चाहता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति और आनंद बना रहे, इसका कभी क्षय ना हो, बल्कि प्रतिपल बढ़ता रहे। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम उसी परम ब्रह्म परमात्मा के अंश हैं जो सच्चिदानंद हैं। सच यानी त्रिकाल में ना परिवर्तित होने वाला, चिद यानी ज्ञान स्वरूप और आनंद यानी सर्वहित प्रद। प्रयागराज धाम में महाकुंभ के अवसर पर अनेक तरह के अमृत यहाँ की धरा पर भक्तों के क्लेश हर रहे हैं और आह्लाद प्रदान कर रहे हैं। ये अमृत है यहाँ पर संतों के विशाल शिविरों में बरसने वाला कथामृत और हर कल्पवासी के हृदय में निरंतर चलने वाला नामामृत। संत दरियाव जी की वाणी है, सब अमृत बातों का बात, अमृत है संतन के पास, अमृत दरिया कथा अनंत, जाको पीपी अमर भय संत। तो वस्तुतः इन महान अवसरों पर जो लोग हम लोग आते हैं वो कथामृत नामामृत ग्रहण करने के लिए ही आते हैं। स्वर्ग का अमृत इस कथामृत नामामृत के आगे कांच के टुकड़े के जैसा है और ये दिव्य मणि के समान है। संत जन अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि संगम में पवित्र स्नान के लिए केवल मानव ही नहीं बल्कि यक्ष, गंधर्व, देवता, ऋषि, पितृगण, नक्षत्र, तारामंडल, यहाँ तक कि कुछ संतों ने तो विशेष अवसरों पर पूरी आकाश गंगा को संगम में स्नान के लिए उतरते देखा है। यह जो शाही स्नान राजसी अमृत राजसी शाही स्नान है, इस अमृत स्नान में आने के लिए करोड़ों करोड़ लोग तरसते हैं कि मैं कैसे भी आकर के एक बार राजसी अमृत स्नान कर लूं। और इस बार जब मेरा अमृत स्नान हुआ तो उस अमृत स्नान में हम लोगों को दिखाई पड़ा कि अमृत टपक रहा था। हमारे रथ के ऊपर अमृत टपक रहा था आसमान से। सबने इसकी अनुभूति की और सबके कपड़े भीगे, सबके कपड़े एक एक कण के बराबर सबके कपड़े भीगे। तो वो अमृत का बारिश था। संतों जैसा अनुभव हमें भी हो सके, इसकी पात्रता तो हमारे अंदर नहीं है, लेकिन अगर हम विश्वास और श्रद्धा के साथ संतों के पीछे चलना सीख लें, उनके बताए मार्ग का अनुसरण करें और उनकी चरण रज को अपने माथे पर स्वीकार करें, तो हमारी बुद्धि की मलिनता जल्द ही मिट जाएगी। अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, प्रयागराज धाम। महाकुंभ में आ रहे करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अभूतपूर्व प्रबंध किए गए हैं। अस्थायी पुलों से लेकर टेंट सिटी तक हर जगह शानदार व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बना कुंभ इस समय श्रद्धालुओं की सबसे बड़ी भीड़ की मेजबानी कर रहा है।
जो देश और दुनिया के कोने कोने से आ रहे हैं। 144 साल के बाद दुर्लभ खगोलीय संयोग में आयोजित होने से इस महापर्व की अहमियत और भी बढ़ गई है। ऐसे में यूपी सरकार सनातन के इस पर्व को विश्व स्तरीय आयोजन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं के संगम तक आसानी से पहुंचने के लिए 30 पंटून पुल बनाए गए हैं, जिन्हें अक्सर सैन्य पुल कहा जाता है। महाकुंभ मेला 2025 के लिए 15 महीने की अवधि में बनाए गए 30 पंटून पुल 5 टन तक का वजन सहन कर सकते हैं। देश भर से कुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं को आने जाने में इस पंटून पुल से काफी सुविधा मिल रही है। पीपा पुल बनने से बहुत फायदा है, अपना समय बचता है और इधर के आदमी उधर भी जा सकते हैं, उधर के आदमी इधर भी आ सकते हैं। ये जो पंटून ब्रिज बना है इसके बनने से हमें बहुत सुविधाएं मिली हैं। इससे हम बुजुर्गों को भी बहुत फायदा हो रहा है, आने जाने के लिए उनका समय बचता है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत आसानी तरीके से जा रहे हैं। यूपी सरकार ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में एक टेंट सिटी भी स्थापित की है। इस टेंट सिटी में 4 अलग अलग श्रेणियों के टेंट हैं। इनमें विला, महाराजा, स्विस कॉटेज और डॉर्मेट्री है। महाकुंभ के दौरान करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं की प्रयागराज आने की उम्मीद है। इसे ध्यान में रखते हुए ये टेंट 1 जनवरी से शुरू होकर 5 मार्च तक चालू रहेंगे। महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखकर कई उपाय किए गए हैं। अनेक नए आयामों के साथ कुंभ का नया जिला दुनिया की सबसे बड़ी आस्था के समागम के लिए एक मानक स्थापित कर रहा है। डीडी न्यूज के लिए दीपिका महतो की रिपोर्ट। महाकुंभ में कोलंबिया, रूस, यूक्रेन और दुनिया के अन्य देशों से भी आए श्रद्धालु भक्ति रस में डूबकर विश्व को शांति का संदेश दे रहे हैं। इन सनातन प्रेमी विदेशी श्रद्धालुओं से बातचीत की है डीडी न्यूज संवाददाता जया सिन्हा ने। हजारों करोड़ों श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं प्रयागराज में कुंभ में डुबकी लगाने के लिए। अलग अलग इंतजाम यहां पर किए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक टेंट सिटी जो यहां पर बसाई गई। महज 10 दिनों में ये तमाम टेंट्स को खड़ा कर दिया गया। कल्प वृक्ष कुटीर, लक्ष्मी भवन, धनवंतरी भवन, यानी कि कुंभ से ही, इस आस्था के इस महाकुंभ से ही प्रेरित यहाँ टेंट्स को बसाया गया है और देश भर से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं। जैसे हमने देखा जब यहाँ पे आए थे तो बिल्कुल कुछ यहाँ पे था नहीं, और इतने सारे भक्त आने हैं, श्रद्धालु आने हैं, तो उनके लिए डिफरेंट अरेंजमेंट्स यहाँ पे करने हैं। तो जैसे भक्त भक्ति करता है, भक्ति में आगे बढ़ता है, तो नेचुरली उसके अंदर केयरिंग नेचर ये सब जागृत होता है। तो वो उसको आगे बढ़ाते हुए हमने ये टेंट, हमने सोचा कैसे हम जो गेस्ट हैं उनका केयर कर सकते हैं। तो 10 दिन के अंदर भक्तों ने 24 घंटे सेवा किया, रात दिन एक करके। इतना सुंदर टेंट अभी हमें देखने को जो मिल रहा है, पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था और अभी इतना सुंदर भव्य यहाँ पे रहने की फैसिलिटी यहाँ पे भक्तों ने किया है। तो जैसे शिव जी ने जो अमृत मंथन में जहर ग्रहण कर लिया था बाकी दूसरे के सुख के लिए, उसी प्रकार भक्तों ने दिन रात एक करके अपनी नींद को सैक्रिफाइस करके ये कुंभ मेला में इतना सुंदर सेवा कर रहे हैं। चाहे प्रसाद वितरण हो, चाहे कोई और सर्विस हो, या ये टेंट ही क्यों ना हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।